बिहार में आगामी 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान होने जा रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ये महाजुटान सियासी लहजे में भी बेहद ही खास रहने वाला है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि बिहार के महागठबंधन में ही दरार पड़ गया है। नीतीश कुमार को नेता मानने से जीतन राम मांझी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने इनकार कर दिया और आज बिहार के शिक्षा मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद अब लगातार बीजेपी ये सवाल खड़े कर रही है कि जो नीतीश कुमार बिहार में ही सर्वमान्य चेहरा नहीं है तो विपक्ष उनको अपना चेहरा कैसे मानेगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत जी हैं। सर, बिहार से ही अब खबर आने लगी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर दो मत नहीं है, क्योंकि बिहार में बैठक हो रही थी और ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जब सभी दलों को लेकर के आगे चल रहे हैं तो ये बैठक सियासी लहजे में खास होगी। लेकिन आज जो खबर आई कि जीतन राम मांझी ने किनारा कर लिया, उनके बेटे उनके पार्टी के कोटे से मंत्री थे, उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया। नहीं, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा बनाया जा रहा हो, और नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं कि सारे विपक्ष की लामबंदी की जाए। चेहरा तो वो कांग्रेस की अगुवाई में लड़ने के लिए बोल रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं जो नीतीश कुमार के साथ थे वो उनसे बिदके हैं। मतलब एक तरह से नीतीश कुमार ने बिहार पर जोर नहीं दिया, वो दूसरे प्रदेशों में लामबंदी पर जोर देते रहे। और प्रशांत कुमार जो है, इसमें प्रशांत किशोर जो हैं, जो इस समय बिहार में एक जमीनी संघर्ष में लगे हुए हैं, तो उन्होंने ये बात बोली भी कि नीतीश कुमार से अपना घर तो संभल नहीं रहा है, देश को संभालने निकले हैं। जैसे आपने बोला जीतन मांझी के साथ में उपेंद्र कुशवाहा बड़े खास आदमी हुआ करते थे नीतीश कुमार के, आज वो कहाँ हैं? चिराग पासवान कहाँ हैं? या निषाद जो है वो कहाँ है? मतलब एक तरह से जो छोटे मोटे जो दल हैं बिहार में, जो छोटे नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करते थे, वही नीतीश कुमार से बिदक रहे। तो एक लामबंदी पे प्रश्न तो उठाया। वैसे भी नीतीश कुमार का चेहरा कोई विश्वसनीय नहीं रहा है। मैं तो लगातार बोलता था, जो आदमी बार बार भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठता रहा हो, और जिस व्यक्ति ने बोल दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई नहीं है टक्कर में, और आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लामबंदी में लगा हुआ, तो विश्वसनीयता तो नीतीश कुमार की नहीं है। लेकिन प्रयास होते रहते हैं, नीतीश कुमार भी प्रयास कर रहे हैं। अगर बिहार की 40 सीटें पर बात करें कि लोकसभा की 40 सीटें बिहार से आती है, उस पर कहीं ना कहीं जो लवकुश फैक्टर है, कोयरी कुर्मी कुशवाहा जो वोटर है वो अपना प्रभाव डालते हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो महादलित पर प्रभाव डालती है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के फेस को ही देखकर एनडीए से अलग हुए। रामविलास पासवान का जो जमीनी संघर्ष बिहार में रहा, पासवान फैक्टर भी है। और उसके अलावा जो तेजस्वी यादव का फैक्टर बिहार में है, वो भी नीतीश कुमार के साथ इसलिए साथ है क्योंकि यदि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति की ओर अक्सर जाते हैं तो उनको एक खाली पिच मिल जाएगा बिहार में। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो 40 सीटें बिहार की होगी, अगर वो जीत लिया जाए तो पूरे देश पर एक मैसेज जाएगा। लेकिन जब बिहार की पार्टी ही नीतीश कुमार के साथ नहीं है तो ऐसे में अन्य जो पार्टियां बैठक में आएंगी उनके बीच भी एक मैसेज जाएगा। ये बैठक में हालांकि ये बातें हो सकती है कि बिहार में जो इतनी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो इस बैठक में शामिल नहीं है, तो अन्य राज्य से लोग आ रहे हैं, तो वो क्या वहाँ पर बैठक का नज़ारा होगा उस वक्त? मैं 4 से 5 साल पटना में मैंने पत्रकारिता की है और बिहार की राजनीति को मैंने बड़ा करीब से देखा है। और 2009 का जो चुनाव था लोकसभा, उसमें मैं बिहार में ही था, पटना में, और मैंने काफ़ी वहाँ पर खबरें लिखी हुई थी चुनाव को लेकर। बिहार में राजनीति जो है बिहार की, वो बड़ी जातिवाद है। वहाँ पर जाति धर्म की बात नहीं है, वहाँ जाति की बात है कि ये कुशवाहा वोट बैंक है, ये राजपूत वोट बैंक है, ये भूमियार वोट बैंक है, ये मांझी का वोट बैंक है, ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है, ये तेजस्वी यादव का वोट बैंक है। तो बिहार में कितनी बड़ी लामबंदी विपक्ष कर ले, 40 सीटें का तो कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना ठीक ठाक वहाँ जनाधार है। और भारतीय जनता पार्टी की जिस केंद्र में सरकार है, तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो जो विपक्ष के नेता दो होते हैं दल, उन्हें काफ़ी तोड़ लेती है। और वो भारतीय जनता पार्टी भी तोड़ रही है। आप देखिए उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ लिया, जीतन मांझी को तोड़ ही लेंगे, आरसीपी सिंह जो करीबी थे नीतीश कुमार के, वो भी शामिल हो गए भाजपा। और आपके जो है ये जो है चिराग पासवान, आप देर सवेर मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन में रहेंगे। तो कुल मिला के ये है कि नीतीश कुमार ने जो, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि
जो लामबंदी आप विपक्ष की कर रहे हो, केजरीवाल का खुद ही विरोध दिल्ली में होने लगा है। पंजाब के जो स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, वो केजरीवाल का विरोध करते हैं। ममता बनर्जी ने 200 सीट देने की कांग्रेस को बात की थी, कांग्रेस ने बोला हम तो पश्चिमी बंगाल में भी लड़ेंगे। तो ये जो आपस में तालमेल नहीं है इन लोगों का, कि जहाँ पर हालांकि इसमें एक आम सहमति ये बनी है कि जो पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत रहेगी वहाँ पर वो चुनाव लड़ेगी। जैसे नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने बोला साहब यहाँ पर बिहार में हमारा होल्ड है, सारी सीटें हमें दो। लेकिन जो कांग्रेस के नेता में राजनीति कर रहे हैं तो वो मान जाएंगे। या जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी बोलेगी कि साहब हमारी सरकार एमसीडी में भी है, हमारी दिल्ली में भी है, तो सारी सीटें हमें दो, क्या कांग्रेस मान जाएगी? ऐसे ही पंजाब में तो इन्होंने प्रस्ताव तो रखा कि साहब कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, जहाँ मजबूत, हम कांग्रेस को लीड करने को मौका दे देंगे। टीएमसी की साहब पश्चिम बंगाल में टीएमसी को दे देंगे, जदयू को, राजद को बिहार में दे देंगे, या दूसरे जो एनसीपी महाराष्ट्र में या उद्धव ठाकुर ने बंटवारा कर, या एमके स्टालिन वगैरह प्रयास तो कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है कि साहब अखिलेश यादव को लीड करने का मौका दे देंगे। लेकिन जड़ जैसी बात पर विवाद पैदा करने वाले दल सीटों का बंटवारा कैसे कर पाएंगे? और सबसे मुझे तो संदेह ये भी है कि जो नेताओं की जाने की बात वहाँ की जा रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल की वहाँ बात की जा रही है जाने की, अखिलेश यादव की जा रही है, ममता बनर्जी की जा रही है, शरद पवार की जा रही है, एमके स्टालिन की जा रही है, तो ये उद्धव ठाकरे की भी की जा रही है, राहुल गांधी ने भी समय दिया। हाँ, तो राहुल गांधी मुझे लगता नहीं कि पार्टी में शामिल हो सकता, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएं, लेकिन राहुल गांधी को जो है कांग्रेस ऐसा चेहरा मान के चल रही है जब प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रस्तुत कर रही हो। लेकिन राहुल गांधी सदस्यता भी क्या एक बड़ा मुद्दा है इस समय देश में। तो जो विपक्ष आपस में तालमेल नहीं है, जो विपक्ष एक दूसरे की आलोचना करता है, जो और हम ही लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था, पिछली बार भी कोई जो है मीटिंग होने जा रही थी विपक्ष की, उसका पता ही नहीं चला बाद में मीटिंग हुई या नहीं हुई है, कौन, इन लोगों ने खंडन किया। तो मुझे तो संदेह ये भी है कि ये सारे नेता उस मीटिंग में पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे। और खुद जो व्यक्ति इस लामबंदी की अगुवाई कर रहा है, नीतीश कुमार जो है, वो खुद विश्वसनीय नहीं रहे हैं। मैं तो बार बार बोलता हूँ, जो आदमी बार बार भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ जाता हो, जिस आदमी ने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले नीतीश कुमार थे, लास्ट तक करते रहे, और वही नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी बीजेपी की गोद में जा बैठे। तो ऐसे व्यक्ति यदि ये लामबंदी करते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को ही घेरेगी। और अभी तो कितने नेता बोल देते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी तो पलटू राम बोलते हैं नीतीश कुमार को कि साहब इनका कोई भरोसा नहीं, ये फिर भी बीजेपी की गोद में जा बैठेंगे। ये जो लामबंदी चल रही विपक्ष, मैं बताऊँ आपसे, वो अभी बिल्कुल क्लियर बोल देता हूँ स्पष्ट रूप से कि इससे कमज़ोर विपक्ष देश में कभी नहीं रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी यदि नंगा नाच कर रही है, आज भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता फैलाई हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी किसी आंदोलन को कोई तवज्जो देना नहीं चाहती है, और आज भारतीय जनता पार्टी किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है, तो इसका बड़ा कारण ये है कि विपक्ष इस देश का कमज़ोर है। यही नीतीश कुमार जो लामबंदी करते घूम रहे हैं, यही नीतीश कुमार सारे विपक्ष की एकजुटता दिखाते हो, बड़ी रैली क्यों नहीं करते? आप मुझे बताइए, देश में विपक्ष ने, सारे विपक्ष ने मिलकर कोई देश में बड़ी रैली की? आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, आप बताइए कितनी रैली हुई है इस देश में? विपक्ष जो है एकजुटता दिखाने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करता रहा। दिल्ली में कितनी रैलियां हुई विपक्ष की, और मोदी सरकार में विपक्ष की मुझे बताइए कौन सी एक रैली हो रही? और ये जितने भी नेता विपक्ष के हैं उसमें, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अखिलेश यादव ने कितना संघर्ष किया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में। आप बिहार में आ जाइए, बिहार में जो राजद और ये सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं वहाँ पर, उसमें से आप केंद्र में तो आप विपक्ष में हैं, आपने मोदी सरकार के खिलाफ कितने आंदोलन किए उसमें से। ऐसे ही एनसीपी में आ जाइए, शरद पवार जो है, ये आज शरद पवार तो मैं नेता ही नहीं मानता हूँ। शरद पवार जो है वो कारोबारी हैं, आज चीनी मिल के माफिया हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में। ये लोग जो है राजनीति, अरे भाई राजनीति का मतलब जनसेवा होती है। जो आदमी अपना धंधा चला रहा हो, तो ये लोग अपने धंधे चलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। शरद पवार देख लीजिए आप, जब लगता कि कान ऐड दिए जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन करने लगते हैं। इसी विपक्ष ने गौतम अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया था ना, ये जेपीसी की मांग कर रहा था ना। शरद पवार ने क्या बोला, यार जेपीसी की कोई जरूरत ही नहीं है। पूरी जो मजबूती थी, जो लामबंदी थी विपक्ष की, सारी हवा निकाल दी। गौतम अडानी से व्यक्तिगत रूप से आप क्या मिल रहे थे?
आप विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष गौतम अडानी को टारगेट करके नरेंद्र मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रहा है, प्रधानमंत्री पर कटाक्ष कर रहा है, प्रधानमंत्री को घेर रहा है, आपसे गौतम अडानी जो व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। गौतम अडानी आपका आभार व्यक्त करने गए थे कि आपने जो है जेपीसी की मांग को जो है विपक्ष की हवा निकाली। तो ये जो लामबंदी है आज की तारीख में, क्यों किसानों को जो है आंदोलन करने पड़ रहे हैं, क्यों मजदूर को आंदोलन करने पड़ रहे हैं, क्यों युवा को रोजगार के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? इसलिए उतरना पड़ा, ये काम सारे विपक्ष के होते थे। विपक्ष जो है वो जातिगत आधार पर, लामबंदी आधार पर सत्ता को हथियाना चाहता है, संघर्ष नहीं करना है। आप वातानुकूल इस देश में आप जेपी क्रांति देखिए, यही नीतीश कुमार जेपी क्रांति की देन है, ये लालू प्रसाद यादव जेपी क्रांति की देन है। ये लोग अपना संघर्ष तो याद करें। इस देश में बदलाव ऐसे होते हैं कि जैसे ये लोग करना चाह रहे हैं, साहब इसी गाड़ी में घूमेंगे, वातानुकूलित कमरे में साहब बैठ के मीटिंग कर लेंगे, बदलाव हो गया। इस देश में बड़े त्याग बलिदान देने पड़े बदलाव के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो आज़ादी के समय की जो कांग्रेस थी उसे मान के चलिए ये। और मैं जब चर्चा चल रही है बता दूं आपसे, वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक आर्टिकल लिखा था, ये जो वंशवाद पर टिका हुआ जो इस समय नेतृत्व देश में, ये देश के लिए बड़ा घातक होगा। आज यदि विपक्ष कमजोर है तो उसका बड़ा कारण ये है कि वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व विपक्ष में बैठा हुआ है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे एम के स्टालिन हो, चाहे सुप्रिया जो है पवार हो। तो ये जितने भी वंशवाद पर जो आदमी, जो नेता चम्मच की चांदी लेकर पैदा हुआ है, उससे आप संघर्ष की उम्मीद नहीं कर सकते हो। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मनमानी करने में लगी हुई है। और मैं ये जो इस समय विपक्ष है, लोग कई बार मुझसे बोलते भी यार हमें इससे मतलब नहीं कि कौन कैसा, हमें मतलब इससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और भाई ये सारे अजमाए हुए नेता हैं, मैं कह रहा हूँ चलो हटाना है उसमें, लेकिन जनता तो देखेगी ना, जनता ये भी देखेगी यार ये भी तो अजमाए हुए नेता हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी गलत है तो ये जितने भी नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये जितने भी, ये भी तो अजमाए हुए हैं। जब तक देश में एक जमीनी नेतृत्व खड़ा नहीं होगा, जब तक देश में त्याग बलिदान वाला नेतृत्व खड़ा नहीं होगा, और जब तक देश में एक देश से सच्ची देशभक्ति, ये ढकोसला नहीं चाहिए साहब, तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोल दी और हम देशभक्त हो गए। आपके आचरण में देशभक्ति दिखाई देनी चाहिए, आपके क्रियाकलाप में देशभक्ति दिखाई देनी चाहिए। आप जनता के पैसों को पानी तरह भाएंगे और कहेंगे हम देशभक्त हैं। देशभक्त जो थे वो आज़ादी की लड़ाई से निकले हुए नेता थे। आप देख लीजिए ना, लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री हुए, चौधरी चरण सिंह भी, और लाल किले पे भाषण देखिए चौधरी चरण सिंह का, एक छीनी सी धोती पहन रखी है, छीने सा जो है उनका कुर्ता है। और आज के प्रधानमंत्री 10 बार ड्रेस बदलेंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो देश की चिंता करते थे। चौधरी चरण सिंह का जब निधन हुआ, एक पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं था, और 27 बीघे जमीन थी उनके पिताजी के नाम पे, सारी जमीन उनकी राजनीति में, देश समाज सेवा में जो है उनकी बिक चुकी थी। वो थे देशभक्त। आप करोड़ों रुपया दिन भर अपने ऊपर खर्च करेंगे, साहब मैं तो गरीब का बेटा हूँ। आप दिन भर जो है जनता के पैसों को जो विदेश के दौरे पर उड़ाते घूमेंगे, क्या है साहब मैं तो चाय बेच के, मैंने तो बचपन में चाय बेची, मैं तो गरीब का बेटा हूँ। गरीब का बेटा आचरण में दिखाई देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री जब निधन हुआ उनके पिताजी ने उनका कर्ज चुकाया। तो जब तक त्याग बलिदान की भावना लिए हुए कोई नेता नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी जो आज की तारीख में जो दिखावा कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका ग्राफ काफ़ी गिरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है, उसकी जमीनें जो जड़ हैं बहुत गहरी हो चुकी है। और ये जो नेतृत्व इस समय जो लामबंदी में लगा हुआ है, मैं इसमें हालांकि मैं खारिज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी एक साल भर है अभी इसमें से। मैं लोग भले ही वंशवाद पर टिका हुआ नेतृत्व राहुल गांधी के अलावा मुझे दूर दूर तक इस समय विपक्ष में कोई संघर्षशील नेतृत्व नहीं दिखाई दे रहा है, सिवा नौटंकी ड्रामेबाजी के अलावा विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। तो साफ तौर पर अब जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से किनारा किया है, और उसके बाद विजय सिन्हा का भी बयान सामने आ गया। नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने ये कहा कि यदि जीतन राम मांझी को सम्मान नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार के साथ, तो बीजेपी के दरवाजे मांझी जी के लिए खुले हुए हैं, वो इधर आ सकते हैं। तो क्या लगता है कि बागियों के सहारे भी अब बीजेपी नैया पार करने की कोशिश करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र में जो सरकार होती है वो सारे हथकंडे अपनाती है। और आपने देखा ही होगा जब चुनाव होता है तो ईडी के छापे पड़ेंगे, सीबीआई के छापे पड़ेंगे, इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, और जो नेता सत्तारूढ़ पार्टी में आ जाएगा वो पाक साफ है।
तो चुनाव आने दीजिए आप, विपक्ष के कितने नेता पता चला एनडीए में शामिल हो गए, कितने नेता चुप होकर घर बैठ गए। तो विपक्ष की एक बड़ी कमजोरी इस समय ये है कि अधिकतर नेता दागी हैं, अधिकतर नेताओं ने दोनों हाथों से धन बटोरा है। तो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी वो सबकी जानती कि नब्ज कहाँ से दबानी है उसकी। तो इनमें से काफ़ी नेता जो हैं विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर एनडीए में शामिल कर लेगी। तो नीतीश कुमार जो प्रयास कर रहे हैं उनका अपना प्रयास अलग है। मैं फिर कहूँगा कि भले ही वंशवाद के चलते राहुल गांधी नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन आज की तारीख में यदि राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए तो विपक्ष का कोई नेता संघर्ष करने को तैयार नहीं है। जो जमीनी संघर्ष होता है जिससे लोग कहते हैं भाई ये आदमी, और एक त्याग बलिदान की भावना होती है। राहुल गांधी की तो मैं इस मामले में तारीफ करना चाहूँगा। सदस्यता जाने के बाद में उस व्यक्ति ने 2 मिनट नहीं लगाए बंगला खाली करते हुए। सदस्यता जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, साहब मेरी सदस्यता गई नहीं गई है, नहीं मैं तो नेता हूँ, बिना सांसद नहीं रहूँगा तो क्या संघर्ष नहीं करूँगा। और वो आदमी लगातार संघर्ष कर रहा है। एकमात्र व्यक्ति इससे मुझे राहुल गांधी दिखाई दे रहा है जो संघर्ष कर रहा है जमीनी। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो जो है बिल्ली के भाग से छीका टूटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटने देगी जी इस समय जो हालात हैं। हालांकि इस समय हर वर्ग परेशान है जो इस समय चल रहा है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। साफ तौर पे हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत मौजूद थे। बिहार से खबर निकलकर सामने आई कि वहां पर महागठबंधन में फूट हो रहा है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पहुंचता हुआ मिलेगा। हालांकि ये टूट उस समय हुई जब 23 तारीख को बिहार में बैठक होनी है, और ये टूट बैठे बिठाए ही बीजेपी और एनडीए को एक बड़ा मुद्दा देता चला गया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल